देखें, सिंध को पहली दफ़ा मौका मिला है। मैं समझता हूँ ऐसी बात ना की जाए, कंसेंसस होना चाहिए। मरकज़ और सिंध को इकट्ठे चलना चाहिए। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग बुरा मना रहे हैं, लोग तनकीद कर रहे हैं, लोग सियासतदानों पे नुक्ते उठा रहे हैं कि ये वक्त लड़ाई का नहीं है। और जो मरकज़ से लड़ाई हो रही है वो भी बंद होनी चाहिए, जो सूबे से वो सियासत कर रहे हैं वो भी बंद होनी चाहिए, और मिलजुल कर इस मुजी मर्ज का मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल सही शेख साहब, एक तरफ तो हम बतदरीज लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमती नुमाइंदगान टीवी पे आकर बताते हैं कि जो है ना आने वाले दिनों में अमवात जो है ना वो शरह बढ़ सकती है। कल मोईद यूसुफ साहब भी यही बता रहे कि जो डेथ नंबर्स हैं ये बढ़ सकते हैं, और वो ये खास तौर पर ये बताते हैं कि 63% कोरोना वायरस की जो ट्रांसमिशन है ये मकामी है। शेख साहब, हम बॉर्डर्स भी खोल रहे हैं, हमने तोरखम का ज़मीनी बॉर्डर भी खोल दिया है। अब एक तरफ अमवात का खौफ है जो हम आकर टीवी पे लोगों को बता रहे हैं, और दूसरी तरफ लॉकडाउन में नरमी करके ये तासुर भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, जिसकी वजह से हम ये इकदाम कर रहे हैं। हुकूमती पॉलिसीज में कहीं कंफ्यूजन नहीं लगती? मैं अब आपसे क्या अर्ज करूं, मैं जिस महल्ले में रहता हूं लाल हवेली के पीछे, वहाँ सारे दामादों ने अपने बच्चों को ससुरालों के घर भेज दिया। एक एक घर में, हमारे घरों में 25-23-30 बच्चे जो है ना जी, वो चीखम पुकार पड़ी हुई है महलों में। कैसे होगा जी ये आइसोलेशन, कैसे होगा? 7-7, 8-8 बच्चे हैं एक एक कमरे में। आप जो हमारी पुरानी बस्तियाँ, पुराने हमारे घर हैं, वहाँ आप देखें दमा चौकड़ी मिची हुई है। ऐसी दमा चौकड़ी मिची हुई है कि मैं कह कह के थक गया हूँ। वो कहते हैं कि क्या करें अब बताएं। लोग दुकानों के बाहर खड़े होते हैं, कोई सामान लेने आता है, वो फाटक खोल के तो सामान दे देता है, पुलिस आके पकड़ के ले जाती है। अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर से 200-250 आदमियों को छुड़ाने की बात की है कि आदमी पेट पाले। 2 ऑप्शन है। एक के देखें, गरीब के मसला नहीं है। लोग कहते हैं जी गरीब ये जो दिहाड़ी वाला सड़क पे बैठा हुआ है इसका इतना मसला नहीं है जी, लुक आफ्टर हो रहा है, लोग इमदाद। असल मसला सफेद पोश का है, जिसने गोडाउन में माल लाया हुआ है, सीजन आ रहा है, उसकी दुकान बंद हो गई है। हमें असल मसला जो है देखें, या उलमा हजरात का है या इन दुकानदारों का है। छोटे या बड़े दुकानदार जो भी बाजारों में हैं वो तंग पड़े हुए हैं इस वक्त, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम भूख से ना मरें। सो इस वक्त जो हालात हैं वो 2 रास्ते हैं हमारे पास। एक है कि गुर्बत के हाथों शिकार हो जाएं, एक रास्ता यह है कि बीमारी के हाथों मर जाएं। इसके दरमियानी रास्ता इमरान खान निकालना चाहता है। उसमें उसको कितनी कामयाबी होती है या नाकामी होती है वो तो 1 महीने का टाइम देता है। मोईद को तो मैं जानता नहीं कौन है, और जो कुछ बातें की जा रही हैं उसमें असल बात यह है कि ये जिंदा कौम है, ये तैयार है, ये खड़ी हुई है, ये कोरोना का मुकाबला करेगी। लेकिन इसको डरा डरा के ना मारा जाए, इसको फाइनेंशियली ना मारा जाए। बहुत बड़ी तादाद इस मुल्क में ऐसे है जो हाथ नहीं फैला सकती, जो खैरात नहीं मांग सकती। सही है, वो भूखी रह लेगी, वो खैरात नहीं मानेगी। ये जो मांगने वाले बाहर बैठे हुए हैं इनके पास बड़ा राशन है, कोई घबराने की बात नहीं। सही है, असल मसला दुकानदार का है, असल मसला मुतवसत तबके का, सफेद पोश का है जो घबराया हुआ है। कर्जा उतारना है, माल अंदर पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही है शेख साहब, लेकिन देखें ना कि जिस तरीके से हुकूमत ने काम करने की इजाजत दी है, अगर एक शोबे को आपने खोलने की इजाजत दी है तो उससे जुड़े दूसरे शोबे को भी खुलना चाहिए ना। मसलन अगर आपने दर्जी कोई दुकान को खोलने की इजाजत दे दी है, कपड़े की दुकान आपने बंद रखी हुई है, धागे की दुकान आप लोगों ने बंद रखी हुई है, प्लम्बर ने अगर काम करना है, सैनिटरी की दुकान बंद रखी हुई है, मजदूर को आप लोगों ने काम करने की अगर इजाजत दे दी है तो ट्रांसपोर्ट बंद है, वो बेचारा काम पे कैसे जाएगा? तो यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन है फैसले करने में। 2-3 दिन सब्र कर लें। प्राइम मिनिस्टर को समझ है, ये सारी बातें मैं अभी करके आया हूँ जो आप मुझे बता रही हैं। प्राइम मिनिस्टर को समझ है और ये सारी बातें मैं उससे मतलब तो आप समझते हैं और हम भी ये समझे कि 2-3 दिन में सब कुछ खुल जाएगा, फिर कुछ ना कुछ और खुल जाएगा। जो 100 अरब रुपए का कौमी खजाने को पावर सेक्टर में जो नुकसान पहुंचा है, आप पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट देख लें, चीनी स्कैंडल इस पर जो रिपोर्ट आई उसको निकाल कर देख लें। 20 से 30 कह रहे हैं बड़ी कारोबारी शख्सियात, इन दोनों स्कैंडल्स में उनके नाम है, शामिल हैं, बड़े बड़े नाम हैं इनमें। लेकिन क्या वजह है कि जहांगीर तरीन का नाम इन दोनों में बड़ा प्रोमिनेंट होकर सामने आ रहा है? जहांगीर तरीन की शख्सियत ही जो है वो निशाने पर क्यों है? दोनों स्कैंडल्स में उनका नाम आ रहा है ना, भले वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता। मेरा एक बहुत मशहूर डायलॉग है, गैंग ऑफ 30 एंड देयर 20 किड्स। ये मैं अयूब खान के वक्त से कहता आ रहा हूँ।
और बेनज़ीर भुट्टो साहबा का एक दोस्त था, अब उसका नाम मुझे भूल गया, अभी याद आ जाएगा। उसने मुझे, एक अमेरिकन एम्बेसडर था, अमेरिकन एम्बेसी से फ़ोन आया कि वो मिलना चाहता है। मैंने कहा आ जाए। उसने कहा मसला क्या है? उसने कहा मैं तेरा टीवी में प्रोग्राम सुनता हूँ, देखता हूँ। मैंने कहा तू क्या समझता? उसने कहा इस मुल्क का मसला ये है कि 20 ख़ानदान हैं और उनके 30 बच्चे हैं, और ये 30 बच्चे जो हैं गैंग ऑफ 20 से ज़्यादा उस बड़े उस्तरे हैं, ये ज़्यादा बड़े उस्तरे हैं, ये जो गैंग ऑफ 30 के 20 किड्स हैं ना। सो ये मसला अगर इमरान खान के दौर में हल ना हुआ तो 6 नवंबर 1968 को आप देखें, अयूब खान ने मुझे बुलाया और कमिश्नर लेके गया। उसने कहा तू तहरीक चला रहा है चीनी के खिलाफ, बसों को आग लगा रहा है कि मुझे चीनी चोर का। मैं क्या, मैं नहीं कह रहा, सारा शहर कह रहा है। उसने कमिश्नर को कहा इसको दफा करो। शेख रशीद उस कहता मैं समझा कोई 6-7 फुट का जवान होगा। उसने कहा इसको ले जाओ बाहर। अयूब खान वाज प्रेसिडेंट, मैं मामूली स्टूडेंट लीडर था, एक प्रेसिडेंट था एक कॉलेज का। चीनी चोर भुट्टो नहीं पकड़ सका, चीनी चोर अयूब खान नहीं पकड़ सका, चीनी चोर जुनेजो नहीं पकड़ सका। चीनी चोर इमरान खान के लिए मौका है कि ये पकड़ ले और आईपीपी को पकड़ ले और कर्जे वालों को पकड़ ले। इमरान खान जिंदाबाद हो जाएगी। और अगर यहाँ हमने कोताही की, कमजोरी यही बात की, शेख साहब मैं आपसे करने वाली थी कि खान साहब पर ज़ाहिर इस वक्त प्रेशर तो होगा कि जिन जिन के नाम आ रहे हैं, चाहे वो इमरान खान साहब के कितने करीब क्यों ना हो, कि आखिर रिपोर्ट्स आने के बाद फ्रांसिक रिपोर्ट भी आनी है, क्या कार्रवाई होगी, क्या गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन एक हकीकत तो ये भी है ना कि लोग यहाँ पहले भी गिरफ्तार होते रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं फिर जमानतों पे बाहर भी आ जाते हैं। कभी कोई रिकवरी नहीं हो सकी है, फिर बाद में पता चलता है केस ही कमज़ोर बनाए गए थे, प्रोसिक्यूशन ही जो थी ना वो बड़ी स्ट्रांग नहीं थी, बड़ी वीक प्रोसिक्यूशन की जाती है, रिकवरी नहीं होती है। 100 अरब की रिकवरी का मामला है पावर सेक्टर में, क्या ये हो सकती है? इतना आसान लग रहा है? आपको लगता है कि इस बार कुछ मुख्तलिफ होगा? कि आप तो कह रहे हैं कि खान साहब को ये करना चाहिए, इस बार वाकई कुछ मुख्तलिफ होगा? चाहे फिर जहांगीर खान तरीन हो या खुसरो बख्तियार के भाई का मामला हो, हुकूमत के अपने ही लोग क्यों ना हो, कार्रवाई होगी, मुख्तलिफ होगा इस बार कुछ? देखें, खुसरो बख्तियार तो मुझे बचता हुआ दिखाई देता है। मुझे जो मैं इर्द गिर्द बातें सुनता हूँ गो उसकी भी 5 इस देखें 2 बातें। मैं 8वीं दफ़ा वज़ीर बना, ठीक है। मैंने कोई कैबिनेट ऐसे नहीं देखी जिसमें शुगर मालकान ना हो। इसमें भी 3 शुगर मिल के मालकान कैबिनेट मिनिस्टर हैं। फिर बातें क्या अंदर रह जाती हैं, सारी बातें बाहर जाती हैं। इंडस्ट्री का इंटरेस्ट रखने वाला एक आधा वजीर होता है, वो बातें उनकी तक चली जाती हैं। अब देखें आईपीपी आज समरी डिस्कस नहीं हुई। सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, आज समरी डिस्कस नहीं हुई एनर्जी की मीटिंग में। मैं उसका मेंबर हूं, लेकिन एनर्जी की वो मीटिंग कमेटी वो रिपोर्ट तो मार्केट में आई हुई है, मुझे नहीं मिली जी। बीइंग ए मेंबर एनर्जी मुझे अभी तक आईपीपी की रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन टीवी पे डिस्कस हो रही है। क्यों नहीं डिस्कस हुआ शेख साहब? क्यों नहीं हुआ? इतना अहम मामला ही डिस्कस होना चाहिए था। अभी वो तैयार नहीं थे। बड़े, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बड़ा अहम मामला। उन्होंने कहा थोड़ा टाइम दें। आज फजूल बात चीज़ों पर डिस्कशन हुई, लेकिन जो आईपीपी मेन मसला था उसके लिए मीटिंग रखी गई थी, लेकिन डिस्कशन नहीं हुई। कुछ लोगों को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? कोई प्लानिंग तो नहीं हो रही? अल्लाह जाने कौन बशर है, लेकिन खुसरो बख्तियार मुझे थोड़ा बचा हुआ दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं जी उसके भाई का जुर्म है, उसका जुर्म नहीं है। भाई के जुर्म में दूसरे भाई को नहीं पकड़ा जा सकता। शेख साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले हफ्ते भी ये बात की, आज भी कारकर्दगी के हवाले से बात हुई। पिछले हफ्ते उन्होंने डॉक्टर जफर मिर्ज़ा को फारिग करने की खैर बात कर दी थी, लेकिन आज जो उस दिन भी जो बात हुई कि वज़ीर आज़म साहब ने पूरी काबीना को उन मुशीरों और मुआवने खुसूसी जो है ना इनको भर्ती किया हुआ है, इन्होंने सारी कैबिनेट को काबू में किया हुआ है। आप समझते हैं कि वाकई ऐसा है? क्योंकि बहुत से वुज़रा ऑफ द रिकॉर्ड इस बात का गिला करते हैं कि अगर नॉन इलेक्टेड लोगों के सुपुर्द आपने सारे हुकूमती मामलात करने तो फिर हमें रखने का क्या फ़ायदा, फिर ये इलेक्शन का क्या फ़ायदा, इलेक्टेड लोगों का क्या फ़ायदा। आप भी तो काबीना में है ना, आपकी अपनी क्या फीलिंग है इन मुशीरों और इन मुआविनीन खुसूसी के हवाले से? चीफ जस्टिस ने कहा तो सच। देखिए, मेरी बात तो सुनता है इमरान खान। मैंने ईसीसी में भी आटे की स्मगलिंग की मुखालफत की, एक्सपोर्ट की, चीनी की मुखालफत की, और आज भी मैंने कहा ये रिपोर्ट क्यों नहीं आई। अब भी मैं चाहता हूँ ऑयल सस्ता है, ये मुआहदे कर लिए जाएं। मैं चीख रहा हूँ कि पेट्रोल सस्ता है, इसको ब्लॉक कर दिया जाए, 2-3 साल के लिए ब्लॉक। अब मेरी अकेली वोट है, मेरा तल्लक
इमरान खान से हैं, और सही। मेरा काम है इमरान खान को साफ सुथरी बात, और अपनी जिस कमेटी में मैं मेंबर हूं, जो कुछ चीफ जस्टिस ने कहा बतौर मिनिस्टर, इसका मतलब आप लोगों के जो तहफुजात हैं वो जायज़ है कि मुशीरों की एक बड़ी फौज रखी हुई है जो वुज़रा पर हावी हैं, बिल्कुल ठीक है इसका मतलब। कुछ चीफ जस्टिस ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। क्यों ऐसे ही मुझे दोबारा सवाल की तरफ घेर रही हैं? मैं कह रहा हूं जो कुछ चीफ जस्टिस साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। नजीब हारून का इस्तीफा जो सामने आया, उनके अपने ज़ाहिर रिजर्वेशंस हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता इतने अरसे में। ये पार्टी के पुराने लोग क्यों नाराज हो जाते हैं? क्यों उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है पार्टी में? आदमी को अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है जी। नए ने बनाई है ना, पुराने भी बना लेते हैं। कई नए पीछे से आगे आए हैं, फ्रंट रो पे हैं, सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, और अगर पुराने बैकर जो हैं वो गोल से भी पीछे चले गए, पवेलियन में चले गए, जगह बनानी पड़ती है। ये जगह पहले ही मिल गई, बाहर से आने वालों को जगह बची नहीं। जगह किसी से नहीं बना मिलती, जगह लेनी पड़ती है। सही। देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस, यू हैव टू बी ए फेस नॉट ए केस। केस वैसे ही धक्के खाते रहते हैं इस माशरे में। यहाँ ताकतवर कमज़ोर ही नहीं हो सका, मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने को है। मेरी ज़िंदगी का मिशन नाकाम हो गया कि ताकतवर को कमज़ोर करूँ। ताकतवर और ताकतवर हो गया, उसका पोता भी ताकतवर हो गया, पड़पोता भी ताकतवर हो गया, और गरीब धक्के खा रहा है, वैसे ही अकड़ा फिर रहा है माए वाला सफ़ेद सूट पहन के, और समझ रहा है कि वो बड़ा चले। वैसे उसने कस्तनतुनिया ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर नजीब हारून साहब का ये इसरार है कि प्राइम मिनिस्टर साहब उससे मिल लें, वो कहते हैं उनसे मिले बगैर तो मैं नहीं किसी से बात करूं, तो कोई इसमें कोई गलत बात तो नहीं है? वज़ीर आज़म साहब को चाहिए बुलाएं, मिल लें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दें। मैं पीटीआई के स्पोक्समैन कर लेंगे, ले लेगा इस्तीफा वापस। सही, ठीक है। अच्छा, शेख साहब, कोरोना के बाद आपको इस दुनिया की शक्ल कैसी लग रही है? मईशत के हवाले से भी, फिर पाकिस्तान के हालात को देखते हुए आपको लग रहा है कि एक दुनिया बदली हुई होगी इस क्राइसिस के बाद? मैं तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देख रहा हूँ। इकानमी स्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सही। और हमारी हुकूमत को कोरोना अगर ये अमवात ना हुई तो इतना नुकसान नहीं होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस से हम निकल जाएंगे। दुनिया अगर 3% जीडीपी के नीचे चली गई तो फिर तो बड़ी तबाही आ जाएगी। नया वर्ल्ड ऑर्डर ज़रूर आएगा, और चीन और अमेरिकन के रिलेशन बड़े मैटर करते हैं कि ये कैसे चलेंगे। और अगर चीन और अमेरिका के रिलेशन ज़रा हिला जाते हैं तो फिर दुनिया में नए मसाइल पैदा हो जाएंगे, और पाकिस्तान के लिए भी सोचने के लिए बड़ी सारी बातें आइंदा 2-3 महीने में आ जाएंगी। सही। अहम महीने होंगे रोज़ों के बाद, ईद के बाद। पाकिस्तान मईशत के हवाले से, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से सब बदलेगा। मैं समझता हूँ कि मईशत में जो हालात, इमरान खान ने एक देखे ना, अपना डेफिसिट जो उसकी कर्जे की किस्त है 1 साल आगे ले गया, 1 साल और आगे ले जाएगा। 2%, 3%, 4% उसने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है। कुछ और नए पैकेजेस देगा, जिस तरह इंडस्ट्री को दिए इस तरह और दूसरों को देगा। निकल आएगा इमरान खान इस फाइनेंशियल क्राइसिस से। लेकिन दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ईद के बाद 90 दिनों में 120 दिन आज के बाद लगा लें। बहुत शुक्रिया। विफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका।